गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। हाँ जी, कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण से जो है वो क्लास टाइम पे नहीं शुरू हो पाई, तो चलो खैर कोई बात नहीं, हम अभी करते हैं। ये करके हम जो चैप्टर नंबर सेकंड जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हम स्टार्ट किए हुए थे। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं इसको MGT लिख दूं, बस आप इसका एब्रीविएशन मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस कहें या सिग्निफिकेंस कहें वो कौन सी है, यानी कि क्या यूज़ हैं, यानी क्या इसके बेनिफिट हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ें। तो पहला आपके पास में है प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। फर्स्ट इज आपके पास में है providing managers with useful insight into reality। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले तो आप इसका जो है इटसेल्फ जो पॉइंट का मीनिंग है वो देखो। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइटनेस इनटू रियलिटी। इनसाइटनेस होता है जो मैनेजर्स के अंदर कोई चीज़ है उनको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हम करें। तो कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स। जैसा पहले बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, दीज आर द गाइडलाइंस नॉट द रेडीमेड सॉल्यूशंस। दीज आर दी गाइडलाइंस किसके लिए, जो भी मैनेज करता है इन मैनेजर्स के लिए हैं। दीज प्रिंसिपल इम्प्रूव नॉलेज एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर फॉर प्रोवाइडिंग मैनेजरल सिचुएशंस। The effect of these principles help the manager to learn from their mistake. These effect of these principles help the manager to learn from more their mistake. These principles guide manager to take the right decision at the right time. यानी क्या हुआ कि मैनेजर्स जो हैं उनके सामने प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो काम में आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग and what type of the principle of management he has made the studies and that should be applied। और कई बार उसने जो पीछे एक्सपीरियंस के आधार पर उसने गलतियां भी की, तो उन गलतियों से भी वो सीख करके जो इनसाइट जो उसके अंदर की जो दिव्य दृष्टि है उससे सीखेगा। तो आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो मैनेजर्स के अंदर इनसाइटनेस दे देते हैं पहले से ही कि अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस प्रकार की सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेंगे। तो ये एक गाइडलाइंस हैं। तो ये हमें एक जो है पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये मैनेजर्स को इनसाइट जो वो देते हैं। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का अच्छा उपयोग है, अधिकतम उपयोग। जो संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग करने में भी आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो आपके हेल्पफुल हैं। तो कैसे, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कभी ये नहीं कहता कि हिट एंड टर्न मेथड पे, वो कहता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, आपका मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, that should be used in a planned and systematic way। तो अगर आप कोई भी चीज़ प्लान्ड और सिस्टमेटिक वे से यूज़ करते हैं तो नेचुरली दैट विल इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो जो है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक प्रिंसिपल सजेस्ट टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट द टास्क। जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे आगे, तो वो कहता है कि आपकी जो भी आप काम करते हैं उस काम को बार बार करके देखिए, उसमें जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको आप ख़त्म कर दीजिए।
ठीक है। वेस्टफुल एक्टिविटी आप कहेंगे वेस्टफुल एक्टिविटी कौन सी हो सकती है एक काम में। अब एक काम में वेस्टफुल एक्टिविटीज ये हो सकती है, मान लो कि एक जो है लेबर जो है वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, ईंटें उसकी इस साइड में रखी हुई हैं, दीवार इस साइड में है। अब वो बंदा वहाँ से घूम करके इधर आता है और फिर इस ईंट को जब ब्रिक्स के ऊपर फेंकता है, तो क्यों ना हम देखा जाए उन ईंटों को वहाँ की बजाय शुरू में ही अनलोड दीवार के नज़दीक करवा ली जाए, तो बीच की जो अनयूजफुल एक्टिविटी है वो डिलीट हो गई। तो उससे लेबर को एक तो टाइम कम लगेगा, एक उसको थकान कम होगी, थकान को हम बोलते हैं फटीक, आपकी फटीक भी कम होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपके जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं और उन कारण से जो वेस्टफुल मोमेंट हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। और एक आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड टाइम बताएंगे वर्कर को कि ये प्रोडक्ट इतनी देर में बन सकता है, और वो आप प्रैक्टिस के बेस पे करते हैं कि यू एम्प्लॉय मैनी पर्सन्स टाइम एंड अगेन टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब, and after it you get a specific time that this product can be completed within such time। तो उससे आपका क्या होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड वर्क है, जो स्टैंडर्ड टाइम वर्क कर दिया गया है उसमें वर्कर पूरी करेगा। तो इस प्रकार से आपका यह रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। नेक्स्ट साइंटिफिक डिसीजन, थर्ड इंपॉर्टेंस साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि डिसीजन आर टेकन इन ए साइंटिफिक मैनर। और साइंटिफिक मैनर क्या होता है? साइंटिफिक मैनर होता है कोज एंड इफेक्ट, कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन बताइए। मीन्स वैसे डिसीजन नहीं लेना, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वाई यू आर टेकिंग द डिसीजन। तो इसका लिए हुआ कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन जो है वो साइंटिफिक वे से लेते हैं कि उसके पीछे जो है कौन सी प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं और क्या हम उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो साइंटिफिक डिसीजन ये भी होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलर के बारे में दिया है कि टेलर प्रिंसिपल ऑलवेज इनिशिएट्स ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब होता है बार बार किसी काम को करना, हिट एंड ट्रायल मेथड को बोलते हैं। रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक अप्रोच, ही सजेस्ट टू कंडक्ट द टाइम स्टडी टू सेट अप स्टैंडर्ड्स टाइम। वो कहता है कि आप कितना टाइम एक प्रोडक्ट के लिए रखा, इसके पीछे रीजन क्या है। अब रीजन ये कि आपने वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में आपने टाइम स्टडी किया है। आपने एक वर्कर को लगाया, उसने 3 दिन तक काम किया, कितना टाइम लेता है, फिर दूसरे को, तीसरे को, 5वें को, 7वें को, 10वें को, यानी एफिशिएंट वर्कर भी लगाया, अनएफिशिएंट भी लगाया और उन सभी का एवरेज निकाला और फिर आपको पता चला कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना टाइम लगना चाहिए। इसका लगा कि डिसीजन मेकिंग जो है वह अपने साइंटिफिक वे पे की है। तो आपका इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये भी इंपॉर्टेंस है कि साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आपका जो इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर पोल्यूशन से नहीं है। इन्वायरमेंट का मतलब ये कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को जो है हम किस प्रकार से जो मेकअप कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एवरी बिजनेस हैज टू टेक द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंज टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। Management principles train the managers to in implementing the change in the right direction and the right level of the organization। अब आप ये कहेंगे ये किस प्रकार से हेल्पफुल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो है आपका एक जो प्रिंसिपल आएगा वो आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल सेज दैट यू मस्ट कीप योर एम्प्लॉयज up to the mark of the latest technology। Means you should get them trained or get them developed so that they could face the challenging problems। इसका ये है कि जिस प्रकार से आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, आपका कंपिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया, वो कोई भी इन्वायरमेंट में आप जो है
आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू गेट योर एम्प्लॉयज ट्रेंड बिफोर हैंड, and if you are going to make any change, they will accept it easily, and therefore you can meet the changing environment requirement of the business। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है कि आपका जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को आप आराम से मीट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी लिख दी मैंने, 2 बार लिख दी सर। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो इफेक्टिव होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, क्योंकि आप जो है कोई भी डिसीजन लेते हैं वो आपका सबसे पहले ऊपर जो है टॉप लेवल करती है, और उसका काम जो है प्लानिंग का होता है, पॉलिसीज फॉर्मेशन का होता है, और उसके बाद वाले जो काम हैं वो जो है मिडिल लेवल करती है, उसके नीचे वाला काम जो है वो आपके लोअर लेवल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर लेवल के ऊपर एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आपका डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल आगे जो पढ़ेंगे फ्यूल के, कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो इसी बात को कहता है कि मैनेजमेंट शुड बी क्लासीफाई, और मैनेजमेंट देयर शुड बी डिफरेंट मैनेजमेंट्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए। तो वो टॉप लेवल कुछ काम करेगी, मिडिल करेगी, लोअर कुछ करेगी, तो इससे क्या होगा कि आपका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन आपका होगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट करके फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने प्लस वन में भी जो पढ़ा था कि बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि आप जो भी रिसोर्स लेते हैं वो आप सोसाइटी से लेते हैं, और आप सोसाइटी के लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चाहे वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, चाहे वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट दें, चाहे वो आप पोल्यूशन फ्री उनको कुछ चीज़ दें, तो उससे क्या होगा कि आपके जो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी होती है। तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें कहाँ पर आता है ये, तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें हेनरी फ्यूल का जो एक प्रिंसिपल उसमें लिखा है कि आपका फेयर रेमुनेशन, फेयर रेमुनेशन का एम्प्लॉयज़ को सही तनख्वाह देना, उनको सही सुविधाएं देना, वो फेयर रेमुनेशन में आता है। इसका मतलब हुआ कि इफ़ यू पे द फेयर रेमुनेशन टू योर एम्प्लॉयज़, तो नेचुरली आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भी मदद करता है। लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, एजुकेशन रिसर्च में भी आपका जो काफ़ी स्ट्रेस करती हैं, क्योंकि जो भी आप जजमेंट लेते हैं वो साइंटिफिक वे से होते हैं, और वो चीज़ें जो हैं आपका बार बार रिसर्च और बार बार डेवलपमेंट से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से वो फाइंड आउट होते हैं। तो इस प्रकार से आप नए नए जो आइडियाज़ हैं, नए नए इमेजिनेशंस हैं, वो जो है आप न्यू प्रिंसिपल्स लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च का काम चलता रहता है। जैसे कि आपके नए कोर्स हैं, बीबीए है, एमबीए है, ये क्या चीज़ें हैं, बीबीए है, एमबीए है, इसमें नए नए जो मैनेजमेंट फंडाज हैं वो उनको पढ़ाए जाते हैं,
तो वही चीज़ है जो है आपका इसके अंदर एक प्रिंसिपल आएगा हेनरी फ्यूल का, तो उसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी आपका आता है। तो वो उसी बात को कहता है कि पर्सन हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर द डाइवर्स थिंकिंग एंड मेक सम रिसर्च। तो वो सारा का सारा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। तो आपके जो मेन इंपॉर्टेंस हैं वो मैंने आपको बताई 6-7 प्रकार की हैं। तो आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पास में आता है वो आता है 6 मार्क्स का, उसमें 6 पॉइंट आपने लिखने होते थे, यहाँ 7 पॉइंट हैं। तो यानी कोई ये 7 याद करोगे तो 6 तो आपके याद रह ही जाएंगे। तो पहला आपके पास में जो था वो आपके पास में था जी, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। इससे क्या होगा कि जो भी बंदा आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ता है तो नेचुरली उसका इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, उसका इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ेगा क्योंकि उसको बारे में पता होता है, वो चीज़ उसके दिमाग में रहती हैं। तो इनसाइटनेस उसकी जो अंदर की जो करती है वो इम्प्रूव होती है। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपका क्यों होता है, क्योंकि इसमें नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज आप नहीं करते हैं और मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट आप लगाने की कोशिश करते हैं। यानी आप जब जो भी चीज़ें आप रिसोर्स हैं उनके लिए पहले से प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के हिसाब से ही आप हर काम को करते हैं, तो आपका यहाँ पे जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। आपके जो साइंटिफिक डिसीजन है जो वो होते हैं, इसमें आपका कॉज एंड इफेक्ट, यानी साइंटिफिक होता है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट या कोई लॉजिक होता है उसी के बेस पर डिसीजन लेते हैं। आप वैसे डिसीजन नहीं लेते तो नेचुरली ये भी आपके जो है इसमें मदद करता है लॉजिकल डिसीजन लेने में, क्योंकि आपका जो टेलर बोलता है कि आपका जो मैनेजमेंट दैट इज साइंस नॉट एन हिट एंड ट्रायल एरर मेथड, वो नहीं, ठीक है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा करता है। क्यों करता है, क्योंकि यू गेट योर एम्प्लॉइज ट्रेंड टाइम बाय टाइम विद द चेंजिंग पेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, और जब भी ऐसा कोई चेंज होता है तो यू कैन ईजिली अडॉप्ट बाय योर एम्प्लॉइज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, नेचुरल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव बिकॉज द division of work is there, means top level, middle level and lower level, different levels are there and they do their management according to their responsibilities, fulfilling social responsibilities, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप